तो मॉर्निंग मॉर्निंग बेटा। नाउ गुड मॉर्निंग सर। कम ऑन टॉपिक। सर ये टॉपिक थोड़ा हार्ड है, इसका पीडीएफ दीजिएगा जो कल पढ़ाए थे आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, इसमें थोड़ा आगे फिर से समझ लो, कल छूट गया था बीच में। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कल आपने देखा था बेटा कि जो कोई भी इक्वेशन है उसमें जो है किसी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस फॉर्म में लिखें और विद एनर्जी चेंज लिखते हैं तो उसी को हम थर्मोडायनेमिक इक्वेशन बोलते हैं। मींस ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद एनर्जी चेंज या इंथैल्पी चेंज इज नोन एज थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। यानी आप ऐसा इक्वेशन लिखो जिसमें एनर्जी चेंज को भी दिखाओ, उसे हम थर्मोडायनेमिक इक्वेशन कहते हैं। दूसरा, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में जो स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं बेटा, दे हेलो माइक म्यूट करो। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में बेटा जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है उस इक्वेशन के, एक स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स नॉट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे 2H2O है, इट मींस 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नॉट 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सेकेंड थिंग, the energy change is always represented in kilojoule per mole, not in other quantities या other energy units. Okay. अब इसमें with the help of this equation you can calculate the energy change for a chemical reaction, or in this part we will study कि how the energy change can be understand for a given chemical reaction. Okay, now see, जैसे कल मैंने दिया था बेटा कि Fe2O3, इसी के बारे में बात कर रहे थे, तो 3H2 है, तो देन ये आपका चेंज हो जाएगा 2Fe प्लस 3H2O। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी चेंज, the energy of elements or pure elements is always taken as 0। और इसमें अगर हमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करना हो तो कल से आगे बढ़ते हैं, हम सीधा वैल्यू किसकी रखेंगे बेटा? द एनर्जी ऑफ 3 बोलो 3 इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा? वाटर। कोई दिक्कत? ये 3 मोल है और माइनस क्या हो जाएगा? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3। याद आया? कोई दिक्कत? वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा? 3 इंटू कितना हो जाएगा? माइनस वाटर का क्या होता है वैल्यू? 285.8 किलो जूल, तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस देन आयरन ऑक्साइड का क्या होता है? 800 यस 24.2 किलो जूल पर मोल, और ये माइनस में। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा? 3 8 जा। अच्छा एक चीज और ध्यान देना बेटा, बुक में ये 0.83 नेक्स्ट पॉइंट तक यूज किया है, तो तुम नेक्स्ट पॉइंट तक भी कर सकते हो, अगर नहीं है तो ऐसे भी रख सकते हो। तो इसमें जब ये वैल्यू निकालोगे तो क्या जाएगा? 33.3 किलो जूल। ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ रहा है, ये अधिक है, पॉजिटिव में है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में हुई। क्लियर? कोई दिक्कत? हेलो हेलो यस सर। अब देखो बेटा, यस सर। एक चीज ध्यान दो,
इसी रिएक्शन को अगर हम, अब ध्यान दो, इफ वी चेंज द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट द एनर्जी चेंज ऑफ ए रिएक्शन इज आल्सो चेंज्ड इन द सेम मैनर। ठीक ना? जैसे अगर हम इस रिएक्शन को क्या कर दें बेटा, देखो इसी को अगर हम लिख दें इस तरह से 1/2 Fe2O3 प्लस 3/2 H2, ये क्या हो जाए कि Fe प्लस 3/2 H2O हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। हेलो हेलो। यस सर। इसका मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू भी एनर्जी की क्या होगी, इसकी 3/2 यानी सबकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? Yes, sir. यानी यस सर। इसमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, इसका आधा यानी 16.15 किलो जूल पर मोल हो जाएगी नहीं हो जाएगा? बोलो। इसका आधा हो गया, चूंकि हमने रिएक्शन का रेशियो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का आधा कर दिया, तो ये भी तो वैल्यू आधी हो जाएगी एनर्जी जब वैल्यू पुट करोगे। यस सर। कैसे होगी? जो एनर्जी में 3 से मल्टीप्लाई किए हो क्या हो जाएगा, 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगी नहीं हो जाएगा? ये यस सर। 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो अपने आप ये वैल्यू हाफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? Yes, sir. यस सर। दूसरा इसमें देखो बेटा एक चीज और, इफ वी रिवर्स द रिएक्शन देन द एंथैल्पी चेंज इज इक्वल बट देयर साइन इज चेंज्ड। क्लियर? जैसे सबसे इजी एग्जांपल देखो, C+O2 है और ये बना दिया CO2, इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है बोलो? -393.5 किलो जूल पर मोल हुआ। बोलो। इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो, CO2 हो गया और ये बन गया C+O2, तो क्या होगा? इसके लिए भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 393.5 किलो जूल पर मोल होगी, लेकिन क्या होगा, जो यहाँ पर निगेटिव है Plus में। रिएक्शन रिवर्स होगी तो उसका साइन चेंज हो गया। Positive. अब समझ? यानी अगर एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी उसकी रिवर्स इंडोथर्मिक हो जाएगी, या रिएक्शन इंडोथर्मिक है उसका रिवर्स एक्सोथर्मिक हो जाएगा। क्लियर? यस सर। या ऐसे समझ लो, कोई चीज अगर बनता है तो एनर्जी निकलती है, एक्सोथर्मिक होती है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जबकि दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक होगा तो क्या होगा, बांड को ब्रेक करना पड़ेगा, अगर बांड ब्रेक करना पड़ेगा तो एनर्जी क्या होगी, लगानी पड़ेगी, लगाने तो वही क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, इंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। एंडोथर्मिक प्रोसेस। यस सर। अब समझ? चाहे जिस रूप में समझ लो आसानी से आ जाएगा। क्लियर? नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, हेस लॉ। हेस लॉ, इसको हम पूरा लिख देते, कहते हैं हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ओके, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। समेशन माने सम करना, जोड़ने से मतलब है बेटा, इसको पहले आराम से हिंदी में समझ लो। चूंकि देखो बेटा, फर्स्ट बुक आपकी एकदम कठिन है, कठिन माने सभी फिजिकल केमिस्ट्री मोस्टली चैप्टर हैं, केवल पीरियाडिक टेबल छोड़ दीजिए, तो फिजिकल केमिस्ट्री है, और फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ती है, पहली बार आप ये सब टॉपिक पढ़ते हो, इसलिए मैं आराम से, मुझे लगता है कि मैं आपको जितना इजी हो सकता है उतना जो है बता रहा हूं कि आप आसानी से समझ सको बढ़िया से। कोई कंफ्यूजन है आप बार बार पूछते रहो बेटा, है ना? बिना समझे पूरा पढ़ लेने से कोई मतलब नहीं, आप धीरे धीरे पढ़ो बट समझते जाओ। देखो, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन का मतलब जो है क्या होता है, उससे पहले ये जानो कि मोस्टली जब रिएक्शन होती है बेटा, तो उसमें आपने क्या देखा है, कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज हो रहा है। ठीक? किसका माइक है, आवाज कर रहा है बेटा? कौन है बबुआ? अनुराग कुमार, माइक तुम्हारा आवाज कर रहा है। देखो बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेस लॉ जो यही बताता है बेटा कि किसी रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज है या एंथैल्पी चेंज है,
उस रिएक्शन को हम चाहे सिंगल स्टेप में कराएं और चाहे मोर देन सिंगल स्टेप यानी 2 और मोर देन 2 स्टेप में कराएं, लेकिन जो ओवरऑल एनर्जी चेंज होता है वो ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। ठीक, यानी हेस लॉ क्या कहता है, द एंथैल्पी चेंज फॉर ए गिवन केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज सेम whether a reaction is takes place in a single step or 2 or more than 2 step। फिर से ध्यान दो बेटा, the enthalpy change for a chemical reaction is always remains same whether a chemical reaction is takes place in a single step or 2 or more than 2 step। यानी कोई केमिकल रिएक्शन चाहे सिंगल स्टेप में हो चाहे एक से अधिक स्टेप में हो, बट जो एनर्जी चेंज होता है, जो एंथैल्पी चेंज होता है वो ऑलवेज सेम होता है। दिस इज नोन एज हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। क्लियर? बोलो, इतना समझ में आ रहा है? आगे एग्जांपल बताएं आपको। यस सर। Yes, sir. अच्छा, सर एक चला बार और एग्जांपल देखो, मैं फिर से, कोई बात नहीं, एग्जांपल देखो मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं। जैसे बेटा C+O2 है, जब ये CO2 बनता है, ये सिंगल स्टेप में है, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, -393.5 किलो जूल पर मोल है। ठीक, इसको हम एक से अधिक स्टेप में करा दें। देखो C+½ क्या बन गया, CO। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, या इसके कह लो H1। ओके, H1 इसके लिए क्या हो गई, -110.5 किलो जूल पर मोल। अब CO को फिर से CO2 में चेंज करो, CO+½ और ये अब चेंज हो गया CO2 में। इसके लिए H2 जो होगा एंथैल्पी चेंज, इसकी वैल्यू होती है -283 किलो जूल पर मोल। ध्यान दो बेटा, इसमें हमने रिएक्शन को क्या किया, 2 स्टेप में करा के CO2 ऑब्टेन किया, और इसमें हमने रिएक्शन को करा के सिंगल स्टेप में CO2 ऑब्टेन किया। क्लियर? यस सर। लेकिन टोटल एंथैल्पी चेंज इसमें -11 एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, H1 + H2 होगा। यस सर। अब देखो कितना हो गया, 110.5 प्लस -83, दोनों माइनस में होंगे, तो वैल्यू कितनी आ गई, -393.5 किलो जूल। वैल्यू एक सेम हुई कि नहीं हुई, समझ रहे हो बेटा? यस सर। वैल्यू दोनों की सेम हुई। यस सर। रिएक्शन चाहे तुम एक स्टेप में कराओ और चाहे एक से अधिक स्टेप में कराओ, जो एनर्जी चेंज होता है वो ऑलवेज सेम होता है। ठीक ना? क्यों? क्योंकि कंपाउंड तो बेटा तुम्हारा वही बना, भले ही उसको आपने स्टेप में किया। आप इसको दूसरे रूप में समझो। मान लो आपको यहां रसड़ा से बलिया जाना हो, तो रसड़ा से बलिया मान लो कि 40 किलोमीटर है, एक जनरल हमने लिया राउंड ऑफ करके। उस 40 किलोमीटर में आप क्या होगा बेटा, चाहे एक स्टेप में जाओ, यानी पहले तुम सौरा आओ, सौरा के बाद फेफना जाओ, फिर बलिया जाओ, चाहे आप सीधा रसड़ा से चढ़ो गाड़ी पे और बलिया उतर गए, चाहे आप रसड़ा से फेफना जाओ देन बलिया जाओ, तो 40 किलोमीटर जाओगे कि 41 किलोमीटर हो जाएगा? बोलो। 40 किलोमीटर आएंगे। डिस्टेंस तो सेम रहेगा बेटा, चाहे तुम एक स्टेप में जाओ चाहे 5 स्टेप में जाओ, होगा कि नहीं होगा? यस सर। उसी तरह से हमको बलिया तक जाना है तो 40 ही हुआ। उसी तरह हमको क्या था, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना था, तो एनर्जी तो उतनी ही निकलेगी, चाहे हम एक स्टेप में उसको बना लें, चाहे 4 स्टेप में बनाए, चाहे 2 स्टेप में बनाए, है कि नहीं? यस सर। ठीक ना? उसी चीज को हेस ने कहा। तो हेस ने क्या कहा, एक बार फिर से आप डेफिनेशन में समझ लो कि द एंथैल्पी चेंज फॉर ए केमिकल रिएक्शन is always remains same whether a reaction is takes place in a single step
are 2 or more than 2 steps. This is known as Hess law of constant heat summation. किसी केमिकल रिएक्शन को चाहे हम सिंगल स्टेप में कराएं, चाहे हम एक से अधिक स्टेप में कराएं, बट उसका एनर्जी चेंज ऑलवेज सेम रहता है. इसे हम हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन कहते हैं. अब कोई दिक्कत? बोलो, किसी को बेटा कोई कंफ्यूजन हो? नो सर. आया? अब इसको आप दूसरे मैनर में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें बेटा, इसको मिटा दें. हेलो हेलो, Yes, sir. ये आपका एग्जांपल रहा. अब हम आपको एक जनरलाइज वे में दिखाते हैं. जैसे आप ऐसे समझो कि मान लो ए था रिएक्टेंट, या ऐसे कर लो कि ए रिएक्टेंट को हमने पी प्रोडक्ट में चेंज किया और इसका इंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा एच जो है वो ई के बराबर है. ई एनर्जी निकलती है. तो इसको बेटा हम अलग स्टेप वाइज करें. जैसे ए को बी में कन्वर्ट किया, इसके लिए क्या हो गया? एनर्जी E1 हुई. इसी तरह से B2 C आपने किया, इसकी एनर्जी क्या हो जाए? E2. अब देन C से आपने उसको P प्रोडक्ट में चेंज कर दिया और इसकी एनर्जी E3. ठीक, ये स्टेप वाइज है. ये E1 E2 E3 क्या होंगी? स्टेप वाइज एनर्जी होगी कि नहीं होगी? बोलो, स्टेप वाइज एनर्जी या स्टेप वाइज इंथैल्पी. तो टोटल एनर्जी यहां भी क्या हो जाएगी? E1 plus E2 plus E3. E1 प्लस E2 प्लस E3. और ये E3. तीनों का सम किसके बराबर होगा? ई के अब समझ में आया बेटा? Yes, sir. तीनों का सम Yes, E के sir. बराबर ही होगा, Yes, है कि नहीं बेटा? अब सर. हाँ बोलो बोलो, कोई दिक्कत है? सर जो टेबल जो दिया हुआ है एनर्जी के लिए, इंथैल्पी के लिए, सर वो सब याद करना पड़ेगा. याद नहीं करना है. अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें वो टेबल में वैल्यू गिवन रहेगी. ठीक ना, ये चीज है. ओके सर. वो वैल्यू गिवन रहेगी. सबका कितना याद करोगे? तुम CO2 का याद कर लिया, उसने CO जो है CO का कर दिया, गड़बड़ा गए, है कि नहीं? CH4 का याद किए, C2H6 कर दिया. भाई इतने कंपाउंड है, मिलियन ऑफ कंपाउंड्स हैं, कैसे हम याद करेंगे सबका, है कि नहीं? सर उसमें H2 का जो इंथैल्पी है वो 0 दिया हुआ है. क्या है सर H2 का जो इंथैल्पी उसमें सर जो टेबल है. देखो, हमने क्या कहा बेटा कि जो रेफरेंस स्टेट है या कोई एलिमेंटल स्टेट में है तो उसकी एनर्जी क्या लिखते हैं? ड्यूरिंग कैलकुलेशन 0. क्यों? इसका भी रीजन जान लो. क्योंकि वो तो ड्यूरिंग द रिएक्शन आगे वाले में किसी प्रोडक्ट में चेंज हुआ होगा कि नहीं होगा? यस सर. भाई देखो, जैसे तुम लिखते हो, दिख रहा है C+O2 लिखते हो तो CO2 एनर्जी तुम CO2 का लिखते हो ना कि -393.5 किलो जूल पर मोल हुआ. यस सर. ये एनर्जी कहां से पैदा हुई? इन्हीं दोनों की तो हो रही है सर कॉन्स्टिट्यूएंट. भाई. इसी से तो एनर्जी, जब ये दोनों मिले तभी तो ये बना और एनर्जी इतनी निकल गई, सर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. है कि नहीं? सर. इसका मतलब जब किसी केमिकल रिएक्शन में होंगे तो रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट में चेंज होगा, प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट में. जैसे याद होगा अभी हमने एक रिएक्शन आपको दिखाया था, इसको देखो. जैसे Fe2O3 तुमने लिया, 3H2 कर दिया, अभी पढ़े हो इसीलिए मैं इसको दे दे रहा हूं. 2Fe + 3H2O आपने किया. तो अगर H2 का लोगे वैल्यू तो यहां भी H2O बना है ना, इसी में तो एनर्जी गई. इधर Fe2O3 की एनर्जी लिए हो तो Fe यहां आया है कि नहीं आया है? कम Yes, समझे, sir. इसको फिर समझ लो. जैसे Fe2O3 से अगर Fe की एनर्जी घटाओगे तो 3H2O से H2 की एनर्जी भी तो घटाना पड़ेगा. यस सर. यस सर. तो रिजल्टेंट तो बराबर आएगा कि नहीं आएगा? घट गए उसी रेशियो में, है कि नहीं? यस. तो जनरली क्या याद करोगे कि जब कोई एलिमेंटल स्टेट में हो, अकेला हो, तो उसकी एनर्जी 0 लेंगे. ठीक ना? वो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वेंशनल मैनर. तो कन्वेंशनल माने आसानी के लिए, इजी करने के लिए. अगर कोई अकेला एलिमेंट है या मॉलिक्यूलर स्टेट में है एलिमेंट तो उसको हम 0 उसकी एनर्जी लेते हैं,
ठीक, वो इजी करने के लिए। अब इसी को बेटा समझा बेटा, इसको आगे बढ़ाएं। इसी को ग्राफिकल मैनर में रिप्रेजेंट करो तो क्या होगा, ऐसे भी तो इसको दिखा सकते थे। देखो हमने क्या किया, ए को डायरेक्ट पी में कन्वर्ट किया सिंगल स्टेप में, इसमें एनर्जी ई लगी। अब इसको स्टेप वाइज करो, देखो ए से क्या हुआ, बी में एनर्जी E1 लगी, देन बी से किस में हुआ, सी में, तो इसकी एनर्जी E2 लगी, और सी से अब ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया, इसकी एनर्जी E3 हुई। यानी अब देखो यहां पर ए डायरेक्ट, इसको ग्राफ वाइज में आप कह सकते हो, ए से डायरेक्ट पी आपने प्रोडक्ट बना लिया, एनर्जी लगी। लेकिन आप स्टेप वाइज करोगे तो ए से बी आपने किया, E1 एनर्जी लगी, बी से सी में किया, E2 एनर्जी लगी, और सी से आपने फिर प्रोडक्ट पी में चेंज किया, E3 एनर्जी लगी। बट इस E1 E2 E3 का सम इस E के इक्वल होता है, यही आपका हेसला है कि नहीं? यस सर। इसी Yes, चीज को sir. आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? Yes. बोलो। No, sir. नाउ सम अदर टाइप ऑफ इंथैल्पीज है ना। अब डिफरेंट जो प्रोसेस होती है बेटा, उसमें कैसे इंथैल्पी चेंज होगा, उसमें इंथैल्पी हम डिफरेंट टाइप के जो यूज करेंगे उसको कैसे कहेंगे, वन बाय वन। फर्स्ट वन है बेटा इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, कंबस्शन समझते हो बेटा, बर्न करना, जलना, को रिप्रेजेंट करते हैं डेल COM/BH नॉट, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो जैसे देखो 1 मोल कार्बन लिया आपने, इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में बर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और इसका इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या हो जाएगा, -393.5 किलो जूल पर मोल आ गया। मोल। इसी तरह से ब्यूटेन ले लो C4H10, तो देन यहां पर 13/2 O2 ले लो, क्या बन गया 4CO2 प्लस 5H2O। इसका इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन होता है 2658 किलो जूल पर मोल है। इसी तरह से बेटा ग्लूकोज को ले लो C6H12O6 प्लस 6O2, जब ये बर्न करेगा तो 6CO2 प्लस 6H2O दे देगा, और इसका इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या हो जाएगा 2802 किलो जूल पर मोल। अब यहां समझ लो बेटा, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहेंगे तो हम कैसे मटेरियल को लेंगे, कैसे मटेरियल को लोगे, जो कॉम्बस्टिबल हो। कॉम्बस्टिबल का मतलब समझते हो, बोलो। जो जलता हो, जो जलता हो। Yes, sir. अच्छा, जो जलता है उसको क्या कहते हो, फ्यूल। जो जले yes, उसको sir. फ्यूल, ईंधन, फ्यूल कहते हो, ठीक। यानी अब फ्यूल क्या है बेटा, फ्यूल आप चाहे सॉलिड फ्यूल को ले लो, कोक को, या लिक्विड फ्यूल को ले लो, पेट्रोलियम वगैरह पदार्थ हैं आपके, है ना, जैसे पेट्रोल है, Yes, डीजल है। sir. इसके अलावा गैसियस फ्यूल ले लो, जैसे ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है बेटा, LPG जो होती है उसका एक कांस्टिट्यूएंट होता है ब्यूटेन, और ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी में होता है, पढ़े हो, या हमारी बॉडी में Yes, sir. ग्लूकोज बर्न करता है और हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है कि नहीं, और वो एनर्जी हमें Yes, sir. के रूप में ऑब्टेन्ड होती है कि नहीं। तो देखो 1 मोल फ्यूल को ले लो बेटा, ठीक, और उसको सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करने पर जो एनर्जी हमें ऑब्टेन्ड होती है, जो इंथैल्पी ऑब्टेन्ड होती है, दैट वन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। डेफिनेशन में कहोगे तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय द कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ फ्यूल इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। ये सभी में लगता है, क्योंकि स्टैंडर्ड जहां जुड़े स्टैंडर्ड स्टेट जुड़ जाएगा।
standard state is known as standard enthalpy of combustion. Once again, amount of energy released by the combustion of 1 mole of fuel in their standard state is known as standard enthalpy of combustion. समझ में? कोई कंफ्यूजन? बोलो बेटा, किसी कोई दिक्कत हो? नो सर। अच्छा, एक चीज जान लो, जब फ्यूल बर्न करता है बेटा, तो फ्यूल निश्चित रूप से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जब आप पढ़ोगे, उसमें सभी की सभी जो रिएक्शन होंगी वो एक्सोथर्मिक नेचर की होंगी। ठीक, समझा? फ्यूल बर्न करता है तो निश्चित रूप से एनर्जी निकालता है, यानी रिएक्शन क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी, ये कभी भी इंडोथर्मिक नहीं होगी। सर वहाँ पे नेगेटिव साइन आप नहीं लगाए हैं। इसमें हो सकता है छूट गया हो, ठीक ना? सभी में नेगेटिव साइन लगाओगे बेटा, ठीक ना? सभी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगे, सॉरी, ठीक ना? जितने भी फ्यूल बेटा है बर्न करते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और फ्यूल को आप एज एनर्जी सोर्स यूज भी करते हो, पढ़े हो पहले भी। तो ये सभी एनर्जी रिलीज करते हैं, यानी रिएक्शन इनकी जो भी होगी एक्सोथर्मिक होती है। थर्मिक। आप समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? एक चीज आपको हम जानकारी के लिए बता दें, इसको छोड़ करके 10th में अगर आपको याद हो तो हो सकता है कि या 8 में, लेकिन बच्चे हो इतनी जल्दी कहाँ याद रहेगा, भूल जाता है पुरानी बातें। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है कि नहीं, तो नई बातें याद करते हो। जब एनर्जी जो निकलती है बेटा, याद होगा 8 में आपने पढ़ा होगा, कैलोरीफिक वैल्यू एक टॉपिक आता है। यस सर। 8 में हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, अधिक होती है, हाई होती है, ठीक ना? यानी जो किसी भी फ्यूल से एनर्जी निकलती है बेटा, वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन वाले फ्यूल में होगी। अगर प्योर हाइड्रोजन है तो कोई बात ही नहीं। आप 12 में पढ़ोगे, आपको बताएंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होता है जिससे रॉकेट वगैरह चलाए जाते हैं, स्पेस मिशन जो होता है उनमें उनका यूज किया जाता है, उसको हम फ्यूल सेल कहते हैं बेटा, आप 12 में पढ़ोगे। लेकिन हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू अधिक होती है। अच्छा, कभी कभी मन में अगर क्या बेटा? सर 150 कैलोरीफिक वैल्यू थी उसकी, ठीक, वेरी गुड, वेल डन, याद तो है आपको, ठीक ना? उसका 150% होता है, ऐसा लिखा है 8 में, जो आपने बताया सही है बेटा आपका। तो इस तरह से क्या होगा, हाइड्रोजन की सबसे अधिक कैलोरीफिक वैल्यू होती है। दूसरा, अच्छा कभी अगर मन में आ जाए पेट्रोल के बजाय हाइड्रोजन डाल के अगर मोटरसाइकिल चलाते तो क्या हो जाएगा? ऐसा भी तो हो सकता है। तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी तो बहुत तेज चलेगा, तेज नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगी, तेज नहीं चलेगी बेटा, खुद ही ब्लास्ट हो जाओगे तुम। सीधा इतना तेज चलोगे सीधा ऊपर तक हम लोग चले जाएंगे। ठीक, एक चीज क्या होता है बेटा, जो फ्यूल होता है उस एनर्जी को बियर करने की क्षमता होनी चाहिए, तब वो उससे चलेगा। जो भी हम इंजन उसमें यूज करते हैं, फ्यूल को बर्न करके जो एनर्जी हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजन करते हैं। शुरुआत में ही चैप्टर में बताया था, याद है कि नहीं? हेलो, जो फ्यूल से एनर्जी फ्यूल से जो एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है उसको वर्क के रूप में किससे हम लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंजन। आपकी बॉडी भी एक प्रकार की इंजन ही है कि नहीं? लेकिन फिलहाल वो तो अलग चीज है। मोटरसाइकिल है, इंजन डीजल इंजन है, कार है, बस है, उसमें इंजन होता है जो फ्यूल को बर्न करके जो एनर्जी होती है उसको डिफरेंट वर्क में यानी मूवमेंट में यूज करता है। तो मोटरसाइकिल अगर चलाओगे मतलब ब्लास्ट हो जाएगी, उसकी इतनी एनर्जी होगी कि मेल्ट कर जाएगा उसका। जैसे आपने याद होगा 10th में, अगर याद हो, आपने न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा होगा, एक टॉपिक। न्यूक्लियर रिएक्टर में जब यूरेनियम या प्लूटोनियम को ब्लास्ट करते हैं, है ना, उसमें अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, पढ़े होगे। और उसमें जो एनर्जी निकलती है बेटा, याद होगा कि उसको न्यूक्लियर रिएक्टर जब बनाते हैं उसमें मॉडरेटर लगता है, यानी जो टेम्परेचर को कम करते हैं, याद है ना? भूल गए? कूलिंग के लिए उसमें यूज किए जाते हैं मटेरियल, और बहुत मोटी एकदम दीवार मॉडल बनाई जाती है, उसके बाद उसका यूज किया जाता है, उसमें बनाया जाता है, यानी बहुत ही स्ट्रांग लेयर बनाई जाती है उसके बाद कि वो मेल्ट ना करे। फिलहाल जाने दो, इसमें आते हैं टॉपिक पे आपके। कुल मिला के जान लो कि एक्सोथर्मिक होती है। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बेटा, बॉन्ड
सॉरी उसके पहले आ जाओ, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इंथैल्पी या स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लास चल रहा है मैम। ठीक बेटा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी मॉलिक्यूल को एटम में बदलने के लिए जो एनर्जी आपको क्या करे बेटा, लगानी पड़ती है कि नहीं। निश्चित रूप से मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, एटम अनस्टेबल होगा, तो अगर स्टेबल को अनस्टेबल करोगे तो मॉलिक्यूल को अगर ब्रेक करोगे तो उसका बॉन्ड आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो एटम में चेंज होगा। जैसे आप यहां देखो, आपने लिया H2 को, मॉलिक्यूल है, और इसको आपने किस में चेंज कर दिया, 2H में, ठीक। और थोड़ा इसको देखो, अगर H2 है तो H का बॉन्ड लगा होगा, यस सर। यस सर। तब ये 2H में चेंज हुआ। और आगे देखो, ये 1 मोल था, ध्यान दो, 1 मोल हाइड्रोजन था कि नहीं था, तो अगर 1 मोल हाइड्रोजन है, इसका मतलब कितने H2 मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। ये समझ में आया कि नहीं मेरा पॉइंट, इतना आया। यस सर। अब यस सर। इतने अगर मॉलिक्यूल हुए, इतना ही इसमें क्या होगा, बॉन्ड भी होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। आया सर। अगर एक मॉलिक्यूल होगा तो HH में एक बॉन्ड हुआ, अगर 1 Yes, sir. मोल है तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ बॉन्ड। यस सर। क्लियर, ठीक। यानी ये यहाँ पर क्या है बेटा, मॉलिक्यूल है, और ये यहाँ पर एटम है, यानी मॉलिक्यूल को आपने एटम में बनाया है, एटम में चेंज किया है। इसी तरह से O2 है, इसको आप क्या कर दो, 2O में चेंज कर दो। N2 है, N2 को आप क्या कर दो, 2N में चेंज कर दो। इस तरह से क्या होगा, एटम में चेंज होगा। तो हाइड्रोजन के लिए जो ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है बेटा, ये होती है 435। अच्छा, कहीं पॉइंट का डिफरेंस भी आ जाता है तो उसमें मत परेशान होना आप लोग, है ना। 4 किलो जूल पर मोल, क्योंकि जो है एनसीईआरटी में ही अलग अलग वैल्यू देती है, एक दिन मैंने आपको दिखाया, बताया भी था। यहाँ 435 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ देखो बेटा, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का डेफिनेशन पहले क्या होगा ये जान लो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस to its constituent atom is known as enthalpy of atomization। यहाँ एनर्जी ऑलवेज आपको लगानी पड़ेगी, ध्यान देना। क्यों? क्योंकि अगर मॉलिक्यूल को एटम में ब्रेक करोगे, उसके बॉन्ड को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ता है, ठीक ना। समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break 1 mole of molecule to its constituent atom। अच्छा, एक चीज और है, परेशान मत होना, बुक में जैसे लिख दिया है इन द गैसियस स्टेट, तो मैंने याद होगा आपको बताया था, सिंगल एटम कभी भी होगा तो कब होगा, जब वो गैसियस स्टेट में हो। सॉलिड या लिक्विड स्टेट में सिंगल एटम नहीं हो सकता, है कि नहीं। सॉलिड या लिक्विड होगा तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा, क्लोज होगा, सिंगल एटम नहीं हो पाएगा। तो कभी भी वो गैस सिंगल एटम की कल्पना करोगे, सिंगल एटम की बात करोगे, तो वो गैसियस स्टेट में ही प्रेजेंट होगा। समझ रहे हो बेटा। तो क्या बताओगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर। यस सर। देखो बेटा, अब जैसे हाइड्रोजन अगर 1 मोल है बेटा, इसको अगर एटम में चेंज करोगे तो कितना मोल एटम बना, 2 मोल एटम बना, और इसकी एंथैल्पी कितनी हुई, 435 किलो जूल पर मोल। ठीक। अब Cl2 ले लो, Cl2 से 2Cl बनेगा, तो इसकी एनर्जी क्या होती है बेटा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 242 किलो जूल पर मोल। दिख रहा है, इसका 242 किलो जूल पर मोल होगा,
ठीक, अब एक चीज ध्यान दो बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ऐसे मॉलिक्यूल को ले लें तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, 1 मोल बॉन्ड को जो ब्रेक करने में एनर्जी लगी वही इसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी तो हुई। यस सर। यानी यस सर। यानी जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है यही इसका क्या कहलाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन। बोलो, इंथैल्पी भी तो कहलाएगी, बोलो एक बार और बताइए भाई। देखो सर H2 एक है, बार और बताओ। H2 मॉलिक्यूल को एटम में चेंज किया हमने, केवल मॉलिक्यूल और एटम में रिलेशन ले लिया और इसको हमने कह दिया इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लेकिन जब मॉलिक्यूल एटम में चेंज होगा तो उसके 1 मोल बॉन्ड को भी तो ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। Yes, sir. यानी इसी को बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी कह सकते हो, है कि नहीं। लेकिन यस सर। लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कहोगे तो वहां पर हमको बॉन्ड को प्रेफर करना पड़ेगा। हम जिसके बारे में बात करते हैं उसको कहना जरूरी होता है कि नहीं। जैसे Yes. अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करेंगे तो क्या बताएंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। समझा, amount of energy Yes. required to break Yes. 1 mole of covalent bond Covalent bond. is known as bond Bond dissociation. Bond dissociation enthalpy. Clear? Yes, sir. लेकिन ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी, जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है और जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है। ठीक, यहां समझना। Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देते हैं, ध्यान दो। O2 की अगर हम बात करें बेटा, वहां तक समझ आओ। O2 से आपने 2O किया, इसका देखो जो है 2O हो गया, इसका जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो कितना हो गया, 498 किलो जूल पर मोल। लेकिन अब यहां ध्यान दो बेटा, स्टैंडर्ड जोड़ दो कि जो O2 है इसमें कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड हैं, डबल हो गया कि नहीं होगा? और ये चेंज हो गया 2O, चेंज तो ऐसे हुआ। लेकिन यहां देखो 1 मोल में 1 बॉन्ड था H2 में, है कि नहीं। यानी Yes, 1 sir. मॉलिक्यूल में 1 बॉन्ड, 1 मोल में 1 मोल बॉन्ड। यस सर। लेकिन जो O2 है, अगर 1 मोल O2 हुआ तो इसमें बॉन्ड कितने बनेंगे, बोलो। 2 दो मोल, बने। 2 bond बनेंगे sir. 2 मोल बॉन्ड बना कि नहीं बना, बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब इसमें जो है, अगर अब बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी हमने क्या डिफाइन किया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, याद आया। 1 मोल माने केवल एक ही बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन में तो दोनों वैल्यू सेम हो गई चूंकि सिंगल बॉन्ड था, लेकिन क्या O2 में इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी सेम होगा? एक बॉन्ड में नहीं होगा सर। नहीं होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसमें एक ही बॉन्ड था, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो दोनों बराबर हो गए, कोई चेंज नहीं। लेकिन O2 में मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल को एटम बनाने में इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जब निकालोगे तो उसके दोनों बॉन्ड जब तक ब्रेक नहीं होंगे तब तक वो एटम में नहीं चेंज होगा। ये तो समझ रहे हो ना। यस सर। तो इसका बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है, देखो, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। ठीक, ध्यान देना कि जो इसका बॉन्ड